हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आनंद आईएएस की तरफ से आज के दत्ता के इतिहास का 5वां अध्याय लेकर के आया हूं, चंपारण में गांधी जी। जैसा कि हम सभी बात कर रहे थे और जानते भी हैं कि इतिहास का वेटेज बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बल्कि ये वाला टॉपिक आप समझिएगा, केवल बिहार के इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आज हम चर्चा करते हैं चंपारण में गांधी जी। यहाँ जानिएगा कि गांधी जी को भी महान भारत में चंपारण ने ही बनाया था। बिहार की ही धरती है जिसने गांधी जी को भी महान बनाया था। आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी होती है। मेरे साथ अंत तक इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। काफ़ी परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने मैं आज लेकर के आया हूँ। सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि क्या रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पृष्ठभूमि किसके परिप्रेक्ष्य में है। तिनकठिया व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में है। नील की खेती के कठोर अनुबंध और गांधी के आगमन से पूर्व चंपारण के किसानों द्वारा किए गए ऐतिहासिक संघर्ष के संबंध में इसकी पृष्ठभूमि रही है। सबसे पहली चीज कि तिनकठिया प्रणाली का क्रूर ढांचा। अब ये समझिएगा कि तिनकठिया प्रणाली क्या है। अब देखिए, तिनकठिया प्रणाली बिहार में जो जमीन की माप है, बिहार में जो जमीन की माप है ये बीघा और कट्ठा में होता है। अब यहाँ पे आपको समझना है, मेरे से बीपीएससी के इंटरव्यू में खुद ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 बीघा 20 कट्ठा के बराबर होता है। और यही देखिएगा कि अंग्रेजों ने ये अनिवार्य बना दिया था कि उस 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे बिहार में रहने वाले लोगों को नील की खेती करना, जो कि एक कैश क्रॉप्स था। और इसको अंग्रेज प्रमोट करते थे क्योंकि यहाँ से वो तुरंत इससे पैसा बनाते थे। तो उन्होंने कहा था कि इस 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा के ऊपर उनको नील की खेती की अनिवार्यता है। इसी व्यवस्था को कहा जाता है तिनकठिया प्रथा। अब यहां देखेंगे, इस तिनकठिया प्रथा के साथ जुड़ा है सट्टा और जबरन अनुबंध। जो यूरोपीय नील्हे थे, इन्होंने किसानों के साथ क्या किया, जबरन अनुबंध किया, जिसको सट्टा या पट्टा कह सकते हैं आप, वो लिखवाया जाता था इनसे। और इस अनुबंध के द्वारा नील को बहुत कम और पूर्व निर्धारित दाम पर इनसे ले लिया जाता था। 19वीं सदी के अंत में जर्मन, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 19वीं सदी के अंत में जर्मनी की सिंथेटिक डाई, कृत्रिम रंग आ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है, तो इंग्लैंड के जो नील बाजार थे और उनमें जो बिकने वाली नीलें थी, इनके रेट गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है, इन नीलों को घाटा का सामना करना पड़ता है और इनके ऊपर कर चढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इनकी खेती जबरन इसी प्रकार से जारी रहती है और बिहार के किसानों का शोषण होता रहता है। अब इसमें कुछ और भी चीजें हैं, शोषण के अन्य रूप भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं अवाब और अवैध कर। ये क्या है? के दत्त लिखते हैं कि नील्हे जमींदारों ने किसानों से सामान्य लगान के अतिरिक्त 40 से अधिक अवैध करों को वसूला। अब ये कर कौन कौन से थे? सरह बेसी, ये कौन से कर हैं? नील की खेती से मुक्त करने के बदले सामान्य भू लगान में बेतहाशा वृद्धि, इनको सरह बेसी कहा जाता था। दूसरा है तौबान, नीलों द्वारा एक मुश्त हर्जाना राशि वसूली गई, जिसे चुकाने के लिए किसानों को भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। अब ऑलरेडी कर्ज में है और उसको चुकाने के लिए भी कर्ज ले रहा है वो। तीसरा है हथियाही और घोड़ाही, नील्हे साहब द्वारा हाथी या घोड़ा
खरीदने पर किसानों से जबरन चंदा वसूला जाता था या कर लिया जाता था। इसके पश्चात है पैन खर्चा। ये क्या है? किसानों द्वारा सिंचाई और नहरों के उपयोग करने के लिए जो जमीन काली जल की नीति थी, उसको पैन खर्च कहा जाता था। बाप ही पुत्र ही, पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को भूमि उत्तराधिकार प्राप्त के लिए निरहों को भारी नजराना देना पड़ता था अंग्रेजों को। और इसके पश्चात है शारीरिक प्रताड़ना। भुगतान न करने वाले किसानों को कोठियों में बंद कर पीटा जाता था, पशुओं को जब्त कर लिया जाता था और घरों को नष्ट कर दिया जाता था। ये सब इस शोषण के अलग अलग तरीके थे। इसके पश्चात है कि गांधी जी से पूर्व चंपारण का जो अपना ऐतिहासिक संघर्ष रहा है, ये भी आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे के दत्त लिखते हैं कि ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने आकर के ही चंपारण के, मतलब ये कह लीजिए कि ऐतिहासिक संघर्ष को बढ़ावा दिया, बल्कि गांधी जी के आने से पूर्व ही चंपारण के जो नीले किसान थे ये संघर्षरत थे। सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा कि 1867 में लाल सरैया विद्रोह होता है। ये ध्यान रखिएगा कि लाल सरैया कोठी से विद्रोह की शुरुआत हुई और देखते देखते चंपारण के बड़े भाग में ये फैल गया। इसके बाद है 1907-8 ईस्वी में साथी एवं नौतन का विरोध होता है। ये ध्यान रखिएगा, साथी कोठी में किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। शेख गुलाब के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन चलता रहा। इसके पश्चात हम तीसरा देखते हैं 1908 ईस्वी में बिहारी पत्रिका में एक रिपोर्ट छपती है। महेश नारायण जो कि बिहारी पत्रिका के संपादक थे, इनके साथ साथ सच्चिदानंदन सिन्हा इनके संपादन, जो कि इसके मतलब मुख्य संपादक थे, इनके संपादन में किसानों की बदहासी को उजागर किया जाता है। और इसके पश्चात 1915 अपील का दौर होता है। शुक्ला जी और पीर मोहम्मद मुनीस ने समाचार पत्रों के माध्यम से चंपारण की आवाजों को उठाना शुरू किया। ये गांधी के चंपारण आने से पूर्व की घटनाएं हैं। अब इसी क्रम में होगा लखनऊ अधिवेशन। आप सभी जानते होंगे कि 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। भारत आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले गांधी के राजनीतिक गुरु होंगे और गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर गांधी भारत में घूमना शुरू करते हैं। इसी घूमने के क्रम में 1916 में वो लखनऊ पहुंचते हैं, जहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा होता है। यह अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि 1907 के पश्चात जब कांग्रेस का गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन हो गया था, उसके पश्चात ये लखनऊ का अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ गरम दल, नरम दल और साथ ही साथ मुस्लिम लीग, इन सबों की संयुक्त बैठक होती है। इसी में गांधी लखनऊ आते हैं और ये ध्यान रखिएगा कि ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन होता है? 31वां अधिवेशन होता है। इसी अधिवेशन में दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक 31वीं अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल भी वहां मौजूद होते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि राजकुमार शुक्ल गांधी से इससे पहले कलकत्ता में मिल चुके होते हैं और यही राजकुमार शुक्ल किसानों की दयनीय स्थिति को लेकर के गांधी को अवगत करवाते हैं और बिहार आने का गांधी जी को न्योता देते हैं। गांधी से संपर्क और हठयोग। राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात की, उन्हें चंपारण आने का आमंत्रण दिया। शुरू में गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे, परंतु शुक्ल के लगातार कहने पर, ठीक है, यहाँ पे कानपुर, साबरमती और फिर कलकत्ता तक यात्रा करने से प्रभावित होकर गांधी जी ने अंततः 1917 में चंपारण आने की सहमति दे दी। इसके पश्चात साथियों हम देखते हैं कि गांधी जी का बिहार आगमन होगा या चंपारण आगमन होगा। पटना और मुजफ्फरपुर के पड़ाव होंगे गांधी जी के। कमिश्नर मोर्स हेड की चेतावनी दी जाएगी गांधी जी को, परंतु गांधी नहीं सुनेंगे और मोतिहारी में ऐतिहासिक मुकदमा भी होगा गांधी पर। साथ ही साथ किसानों के बयान दर्ज करने की भी प्रक्रिया होगी। इन सारी चीजों को हम देखते हैं। इस क्रम में देखते हैं कि जब गांधी पटना आते हैं तो वहां से मोतिहारी तक का सफर, ये अप्रैल 1917 की घटना है। ये ध्यान रखिएगा।
पहला, गांधी पटना कब उतरेंगे? 10 अप्रैल 1917। तिथि याद रखिएगा, बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस दिन गांधी जी पटना आएंगे और गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना पहुंचते हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास पर रुकते हैं, यहाँ पे, भारत के पहले राष्ट्रपति। इसके पश्चात 10 से 14 अप्रैल के बीच गांधी जी का मुजफ्फरपुर का पड़ाव होगा। यहाँ जेबी कृपलानी और छात्रों ने गांधी जी का भव्य स्वागत किया और तिरहुत के कमिश्नर मोर्स हेड से इनकी वार्ता होती है। इसके पश्चात 15 अप्रैल 1917 गांधी जी का इस दिन मोतिहारी प्रस्थान होता है। गांधी जी शाम को ट्रेन से मोतिहारी पहुंचते हैं। गोरखपुर प्रसाद के घर पर इनका केंद्र बनाया जाता है और 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी को धारा 144 का नोटिस भी पकड़ा दिया जाता है। सदर एसडीओ हैकॉक ने चंपारण छोड़ने का सरकार का नोटिस गांधी जी को थमा दिया कि अब आप यहां से लौट जाइए। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, गांधी मना कर देते हैं। 18 अप्रैल 1917 की घटना है। गांधी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे और वहां पर वो अपना ऐतिहासिक बयान देते हैं, जिसमें उनका कहना था कि मैंने चंपारण छोड़ने के आदेश की अवज्ञा कानून की अवहेलना करने के लिए नहीं, बल्कि अंतरात्मा के सर्वोच्च कानून का पालन करने और पीड़ितों की सेवा करने के लिए की है। मजिस्ट्रेट WB हैकॉक ने बिना जमानत के गांधी को मुक्त कर दिया और बाद में उपराज्यपाल सर एडवर्ड गेट के आदेश पर मुकदमा पूरी तरह से वापस ले लिया गया गांधी जी पे। और यही ध्यान रखिएगा कि भारत की घर धरती पर सविनय अवज्ञा की पहली व्यवहारिक और सफल विजय थी। इसके पश्चात सत्याग्रह के योद्धाओं के विषय में हम बात करेंगे और ये गांधी जी के सहयोगी भी थे। इस दौरान ध्यान रखिएगा, गांधी जी, इनके सहयोगी राजनेता गांव-गांव जाकर किसानों के साथ मिलते जुलते हैं, किसानों को अवेयर करने का प्रयास करते हैं ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ। और मतलब ये कहिए कि उनके अंतर्गत एक सविनय अवज्ञा के तरह, या यूं कह लें कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कानून के दायरे में रह करके अपना विरोध दायर करने के लिए उनको जागृत करते हैं। इनमें पहले प्रमुख व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ ध्यान रखिएगा कि पटना से आकर जांच कार्य में गांधी जी के दाहिने हाथ बनते हैं और मुख्य कानूनी सलाहकार रहे गांधी जी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया भी ये प्रश्न यहाँ से। दूसरा है धरणीधर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद। इन दोनों अधिवक्ताओं ने सबसे पहले किसानों के घर जाकर बयान दर्ज करने की शुरुआत की थी। तीसरे हैं मजहरुल हक, बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं साथियों। ये ध्यान रखिएगा, बिहार के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे। पटना में गांधी जी की आगमनी की और कानूनी मदद की। चौथे हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। इनको बिहार विभूति के भी नाम से जाना जाता है। इन्होंने चंपारण में जमीन स्तर पर सूचनाएं एकत्रित करने और शिविर संचालन करने का दायित्व सौंपा जाता है। इसके पश्चात हैं डॉक्टर जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी। ये मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज के प्रोफेसर होते हैं, जिन्होंने छात्रों की टोली बनाकर गांधी जी का सहयोग किया। और कुछ अन्य सहयोगी भी थे गांधी के, जिनमें थे महादेव देसाई, नरहरि पारेख, शंभू शरण, विंध्यवासिनी प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद। ये जरूर नाम ध्यान रखिएगा। अब गांधी के प्रयासों से साथ ही साथ बिहार के इन विभूतियों के प्रयासों से वहाँ की जनता के बीच अवेयरनेस आता है। जनता अवेयर होती है, अपनी मांगों को लेकर के अवेयर होती है। और गांधी के द्वारा राज्यपाल को बराबर सारी चीजों से अवगत कराए जाने के पश्चात बिहार के राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, चंपारण कृषि जांच समिति को गठित किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जून 1917 में
चंपारण कृषि जांच समिति को गठित किया जाएगा। इसकी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की जाती है और इसमें गांधी जी को इसका एक सदस्य बनाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने के लिए। अब हम कृषि जांच समिति की संरचना को भी देखते हैं। एडवर्ड गेट के द्वारा जून 1917 में कृषि जांच समिति को बनाया गया था। इसके अध्यक्ष थे एफ.जी. स्लाई। ये मध्य प्रांत के कमिश्नर थे। पहले सदस्य थे इसके मोहनदास करमचंद गांधी। ये किसानों के मनोनीत एकमात्र प्रमाणिक प्रतिनिधि थे। दूसरे सदस्य थे एल.सी. आदामी। ये बिहार और उड़ीसा सरकार के कानूनी सलाहकार थे। तीसरे सदस्य थे राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह। ये बिहार और उड़ीसा विधान परिषद के भारतीय सदस्य थे और इसमें सदस्य जो जमींदारों के हितों की बात कर रहे थे वो थे डी.जे. रीड और जी. रैनी। ये नील्हों और यूरोपीय प्लांटर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि के रूप में आए थे। सदस्यों का नाम ध्यान रखिएगा। बीपीएससी इस तरीके के क्षेत्रीय प्रश्नों को काफी पूछती है। जांच समिति ने क्या सिफारिशें की? सबसे पहले जांच समिति की सिफारिश थी कि तिनकठिया प्रथा का अंत किया जा सके। सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि तिनकठिया प्रथा किसानों पर एक असहनीय बोझ है और इसे तत्काल पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। चंपारण में नील की खेती को पूरी तरीके से स्वैच्छिक बनाने की सिफारिश की गई। क्या मन होगा तो खेती करेंगे, नहीं मन होगा नहीं करेंगे। साथ ही साथ 25% लगान वापसी भी की गई। नील्हों द्वारा किसानों के जबरन वसूले गए अवैध तैवान और सरह बेसी का 25% हिस्सा किसानों को नगद वापस करने पर सहमति बनी। यह समझौता ब्रिटिश नील्हों के नैतिक और आर्थिक हार का सबसे बड़ा प्रतीक था। और इन सब से बढ़ के जो कानून पारित होता है वो था चंपारण एग्रेरियन एक्ट। इस कानून के द्वारा मित्रों ध्यान रखिएगा कि बिहार और उड़ीसा विधानसभा के द्वारा मार्च 1918 में चंपारण कृषि अधिनियम चंपारण एग्रीरियन एक्ट पारित किया गया। इसे पारित होने के कुछ ही वर्षों के भीतर नील्हे चंपारण छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। इसके पश्चात हम देखते हैं कि नील की खेती के क्षेत्रफल का पतन। ये देखिए 1914 में लगभग 98,000 एकड़ भूमि पर नील की खेती होती थी। 18 में जब कानून आएगा तो ये घट करके 20,000 एकड़ के आसपास आ जाएगी खेती। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि 1922 मतलब 4 वर्षों के भीतर ही 2,000 एकड़ तक आ जाती है खेती। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2022 के पश्चात 1922 के पश्चात नील्हे चंपारण छोड़ करके भी चले जाते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि हम बात करें कि चंपारण सत्याग्रह का तत्कालीन आर्थिक प्रभाव क्या निकला, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि नील की खेती का साम्राज्य ढह गया। साथ ही साथ जहाँ पर 1914 में 98,000 स्क्वायर किलोमीटर ये एकड़ जमीन पर नील की खेती होती थी, वहाँ 22 होते होते यह केवल 2,000 रह गई। साथ ही साथ नील्हे जमींदारों ने अपनी कोठियां बेच दी, स्थायी रूप से भारत छोड़कर अपने देश लौट गए। और आधुनिक भारत के इतिहास में किसानों की संगठित अहिंसक विजय का चंपारण अपने आप में एक अनूठा उदाहरण था। इसके बाद जब हम चंपारण का मूल्यांकन करते हैं मित्रों, तो यहाँ ध्यान रखिएगा काली किंकर दत्त के शब्दों में, चंपारण भारत में नई जागृति और नई राष्ट्रीयता का संवर्धन स्थल बन गया, जिसने स्वाधीनता आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट है इनका स्टेटमेंट, मेंस में ये पूछा जा सकता है। अब जब हम यहां से परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं तो प्रश्न पूछ रखा है बीपीएससी में
कि राजकुमार शुक्ल का गांव कौन सा था, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि वो किस गांव के थे, मुरली भड़हवा गांव के थे। साथ ही साथ गांधी जी की चंपारण की जांच सरकार द्वारा बाधा डालने पर मजहरूल हक ने पटना में आकर मोर्चा संभाल लिया था कि अब गांधी यदि चंपारण जाते तो सरकार उनके विरोध में थी, तो मजहरूल हक ने इस पर पटना में आकर के मोर्चा संभाला। और इसी के सफल नेतृत्व के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी चंपारण सत्याग्रह के पश्चात ही दी गई थी। इसके पश्चात साथियों ये ध्यान रखिएगा कि चंपारण और गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह बीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी पूछता है, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरा प्रयास है कि अब के दत्ता की किताब काफी बड़ी, मतलब ये कह लीजिए कि वास्ट बुक है, उसमें से मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपके लिए जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कलेक्ट करके लेकर के आऊं, जिससे आप इसका एक रोड मैप बना सकें और आंसर राइटिंग में आपको सुविधा प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ आपके सिलेक्शन में हम लोगों का भी कुछ योगदान हो सके। इसी चीज को देखते हुए आज की वीडियो में समाप्त करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों से आग्रह है कि अधिक अधिक संख्या में हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं। हाँ, साथ ही जहां हमारी कमी लग रही है वो भी आप कमेंट करके हमें बताएं, जिससे हम अपनी चीजों में आने वाले समय में सुधार करें। और साथ ही आपको साथियों यदि कुछ और चीजों की जरूरत है तो आप वो भी कह सकते हैं, हम उन चीजों पर भी धीरे धीरे करके काम शुरू करेंगे। स्टैटिक पोर्शन पे भी धीरे धीरे करके हम अपना काम शुरू करेंगे, जिससे आने वाले समय में करंट अफेयर्स वाली भी चीजें हैं, जिससे आने वाले समय में आपको काफी मदद मिल सके यूपीएससी और बीपीएससी के बच्चों को।